स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं। हम मध्यकालीन इतिहास में जो भारत के प्रमुख राजवंश थे, जो कि अनेक क्षेत्रीय राजवंश थे, आज हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने चंदेल वंश और एक दो राजाओं के बारे में और हमने देखा था। आज हम 4 वंश के बारे में देखने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले ये मैप है, भारत का ये मध्यकालीन समय का मैप है, जिसका यूज अभी हम आगे करेंगे। राजाओं के बारे में बताएंगे कि कहाँ से, किस क्षेत्र से कौन राजा जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आता हमारा बंगाल का पाल वंश। बंगाल का पाल वंश, इसके संस्थापक थे गोपाल। इसके संस्थापक गोपाल थे, जिनका समय काल माना जाता है 750 से 770 ईस्वी का जो समय काल है वो इनका माना जाता है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, इनकी राजधानी मुंगेर थी। अब बंगाल का पाल वंश है, लेकिन मुंगेर आप अगर देखेंगे तो बिहार और बंगाल की जो बॉर्डर है वहाँ पर मुंगेर है। तो नॉर्मली जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका बिहार हो गया, यहाँ पे ये आपका नालंदा के पास पर ये नीचे उड़ीसा हो जाएगा, ये बिहार हो गया, ये आपका बंगाल हो गया। उस टाइम पे ये सब पूरा बांग्लादेश भी तो बंगाली है ना। तो यहाँ पे मुंगेर जो एक तरह से यहाँ पे इस क्षेत्र में तो उस टाइम पे था। तो यहाँ से ये लोग पूरे बंगाल में राज करते थे। यहाँ से इस क्षेत्र से लगा के, मतलब ये जो ये वाला एरिया है जहाँ से बंगाल और बिहार आपस में जोड़ते हैं, वहाँ से ये पूरे बंगाल में राज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो गोपाल जो शासक था, बंगाल का पाल वंश का जो शासक था, उसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला शासक आता है, वो काफ़ी फेमस वो राजा होता है, जिसकी उपाधि होती है उत्तरापथ स्वामी। जिसकी उपाधि होती है उत्तरापथ स्वामी, उसको बोलते हैं उत्तरापथ स्वामी धर्मपाल। इसका समय काल है 770 से 810 ईस्वी तक। ठीक है, इसका समय काल हो गया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। भैया किसने इसका नाम नहीं सुना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना इसने करवाई थी। जो राजा उत्तरापथ स्वामी जो राजा था, उत्तरापथ उत्तर की ओर पथ करके जो राज करता था, मतलब समझ सकते हैं उस समय की उपाधियाँ थी। तो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसने सोमपुरी की प्रसिद्ध विहार का निर्माण करवाया था। सोमपुरी की प्रसिद्ध विहार का निर्माण करवाया था इसने। इसी का दरबारी लेखक था हरिभद्र। नाम आप लोगों ने बहुत सुना हुआ, अगर आपने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी, हरिभद्र का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये बौद्ध धर्म से था। हरिभद्र जो था ये बौद्ध धर्म से था, और इसी ने, जो इसका दरबारी लेखक था हरिभद्र, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो इतना आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये देखते जाना है कि किसके समय काल में कौन क्या बना है। ठीक है, इसके बारे में है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम यही शामिल हुआ था। कन्नौज वाला वीडियो हमने देखा हुआ है, तो उसी में सबसे पहले यही शामिल हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? राष्ट्रकूट वंश, कन्नौज के वंश और बंगाल के पाल वंश। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं महानतम शासक। जो इस वंश के महानतम शासक कौन थे? महिपाल। इनका अगर आप समय काल देखेंगे तो 770 से 810, इसके बाद में सीधे 988, मतलब लगभग 180 वर्ष के आसपास का अंतराल। इसके बाद मतलब ये वंश चलता रहा, लेकिन कोई फेमस राजा नहीं आया, सब कुछ ऐसे ही होता रहा नॉर्मल। तो इस वजह से ये रहा। इसमें ये क्या करते हैं कि इनको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है, क्योंकि जब 180 वर्ष हो जाते हैं ना, तो ये होता है कि वंश चल भी रहा है कि है ही नहीं है। तो ये आए, इन्होंने महानता वाले काम किए, फेमस हुए, तो इनको द्वितीय संस्थापक भी बोल देते हैं। इनका समय काल 988 से 1038 ईस्वी तक। ठीक है, राजेंद्र चोल ने इस पर आक्रमण करके इसे पराजित किया। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो चोल वंश था उसके महान राजा थे राजेंद्र चोल। इन्होंने हर क्षेत्र में आक्रमण किए हैं, तो इन्होंने इस वंश पर भी आक्रमण करके इसे पराजित कर दिया। ठीक है, अंतिम राजा इसके कौन हुए? रामपाल, जिनका समय काल है 1077 से 1120 ईस्वी के आसपास का समय काल है। ये था हमारा बंगाल का जो पाल वंश था, उसके बारे में जो हमने देखना था वो हो गया। अब हम देखते हैं बंगाल के ही सेन वंश। ये भी बंगाल से ही हैं, लेकिन आप अगर समय काल देखेंगे तो ये 1120 में ये वंश ख़त्म हो जाता है, और वहीं 1095 में लगभग इसी वंश के समाप्त होने के थोड़ा समय पहले ही
ये वंश स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी राजधानी कहाँ थी वो हम अभी देखेंगे मैप में। तो बंगाल का सेन वंश, इसके संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। इस वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। इसकी राजधानी नादिया थी। नादिया, अभी एक शहर का नाम आएगा जिसको आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, तो उसी टाइम पे देखेंगे मैप में। तो प्रथम महान शासक इस वंश का कौन हुआ? विजय सेन। समयकाल 1095 से 1158 ईस्वी तक, 1158 ईस्वी तक, 60 वर्ष से अधिक समय तक इसने राज किया है विजय सेन ने। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसने विजयपुरी और विक्रमपुरी दो प्रमुख शहरों को बसाया था। इसी ने विजयपुरी और विक्रमपुरी दो प्रमुख शहरों को बसाया था। किसने? विजय सेन ने। बंगाल के सेन वंश ने। अगर आप देखते होंगे तो इस समय भी जो लोग सेन वंश से मतलब जिनका सरनेम सेन अभी भी है, तो वो लोग बंगाल साइड से ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। इस वंश का महानतम शासक हुआ लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, इसका समयकाल 1178 से 1205 ईस्वी तक। ठीक है, आप समयकाल सिर्फ इस वजह से याद रखना है कि इसी के समय पर और जो वंश के राजा थे उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसकी टक्कर किससे हुई होगी। लगभग मतलब इतना आपको याद नहीं करना है, एक बार देखते चलिए, बस इससे आपका हो जाएगा। इसने क्या काम किया था कि इसने लक्ष्मणवती लखनौती शहर को बसाया था। भैया लखनौती शहर काफ़ी फेमस शहर है, और ये कहाँ पर है? ये तो बांग्लादेश से इसमें हटा ही दिया गया है इस मैप में। तो ये बांग्लादेश वाला जो एरिया है, तो लखनौती शहर यहाँ पर है, इस जगह पर है। आपने जो पाल वंश देखा था, पाल वंश कहाँ पे था? वो इस क्षेत्र में था। पाल वंश बिहार और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर था, लेकिन ये कहाँ है? ये बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी के दूसरे साइड में है। बंगाल की खाड़ी तो ये नीचे है, सॉरी। ठीक है, तो बंगाल की जो खाड़ी थी तो वो यहाँ पे, तो ये बांग्लादेश में लखनौती शहर की इसने स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद लखनौती शहर में होता क्या है, एक भीषण एक आक्रमण होता है, उसको जो आते हैं और उसको लूट के ले जाते हैं वहाँ से। 1202 में, इसी काल में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के साथ में जो आया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को 1191 और 92 वाला जो युद्ध हुआ था, उसी के साथ में जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आया था, वो आकर यहाँ पर आक्रमण करता है। मतलब ये पूर्वी साइड जितना होता है ये वहाँ पर आक्रमण करता है, पूरा धन जितना होता है लूट लेता है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो भी उस पर आक्रमण करता है, और ये लखनौती तक पहुँच जाता है, वहाँ तक जाके लूट के फिर अपना ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, सेन वंश के बारे में। और कुछ हमें याद नहीं देखना है, बस हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। इस वंश के दो महान शासक हुए हैं, बस। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं देवगिरी के यादव वंश। इस वंश का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन जब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की जो आपने मूवी भी देखी होगी, तो उस मूवी की जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, वो यहीं से, इसी वंश से स्टार्टिंग होती है। वो हम अभी देखते हैं। देवगिरी में यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने। मतलब भिल्लम वहाँ के राजा थे, फेमस राजा थे, और पंचम मतलब पांचवा नाम था उनका। मतलब अभी उसके पहले 5 राजा हो चुके थे उस वंश में, 5 मतलब महापुरुष हो चुके थे, तो ये हो गया। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंघण थे। सिंघण, जिनका समयकाल 1210 से 1246 ईस्वी तक था। मतलब ये देख रहे हैं, सेन वंश के समाप्त होने के बाद ये वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा वंश नहीं होता, छोटे से एरिया में इसका वो होता है, अधिकार होता है। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, रामचंद्र यादव, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गफूर सबको पता है, के सामने आत्मसमर्पण वो कर दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके बारे में थोड़ा सा बस देखना है। इनका जो एरिया है वो हम जो वर्तमान का जो महाराष्ट्र जो शहर है, वर्तमान का जो महाराष्ट्र शहर है, आप अगर देखेंगे तो ये इस एरिया में जो मुंबई और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पर इनका शासनकाल था, ये यहाँ पर उनका क्षेत्र था। ठीक है, और ये नीचे राष्ट्रकूट आ जाते हैं ये, और इसके बाद में चोला, चेर, पांड्या, इनके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से हम देखेंगे। इसी के साथ में जो ये क्षेत्रीय जो राजा हुए हैं उस समय पर, उनका ये जो मतलब चैप्टर है हमारा, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं होयसाल वंश। इसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं, बस 1-2 जगह नाम सुनने को मिलता है, इस वजह से इसको रख लिया है। इसकी स्थापना द्वार समुद्र के होयसाल, इनको द्वार समुद्र के होयसाल बोलते हैं। इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र की स्थापना
होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। ठीक है, ये यादव वंश की ही एक शाखा थी, जो अभी रामचंद्र जिनके बारे में अभी हमने ऊपर ये देखा हुआ है, तो इसी वंश की ही जो एक शाखा थी ये। ठीक है, होयसल वंश। इन्होंने क्या करवाया था, वेल्लूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। कब? 1117 में करवाया था। मतलब आप देख रहे हैं कि ये मतलब सल्तनत काल के समय के बाद, मतलब जब सल्तनत काल शुरू हो जाता है उसके बाद ये वंश स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल था। इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तीसरा था, मतलब जो तीसरे राजा थे इस नाम के, तो ये थे, जिसे मलिक गफूर ने हरा दिया था। मतलब ये मान के चलिए कि जो अब ये अलाउद्दीन खिलजी जब आ जाता है तो पूरा ये मतलब जो आप ये मान के चलिए कि पूरा महाराष्ट्र से लगा के जितना ये साउथ वाला जितना एरिया है, तो मलिक गफूर के ही उसके नेतृत्व में उस मतलब पूरा ये अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। बस इसको भी मलिक गफूर हरा देता है। द्वार समुद्र का आधुनिक जो शहर है वर्तमान, अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर है द्वार समुद्र, तो हलेबिड जो शहर है, हलेबिड करके एक जो शहर है वही द्वार समुद्र है। बस, तो ये जो 4 राजवंश थे इनके बारे में आज हमने अच्छे से देख लिया है, और अच्छे से हमने मैप की सहायता से देख लिए थे कि कौन वंश किस जगह पर स्थित है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप कमेंट में बताइए, या फिर जो हमसे गलती हो गई हो उसको भी आप हमें कमेंट में बताइए, जिसको हम भी सुधारेंगे, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। धन्यवाद।